These are those industries which produce multiple finished goods, from single raw material, by applying different process every time. तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसको कहते हैं? वो इंडस्ट्री जो एक रॉ मटेरियल से मल्टीपल फिनिश्ड गुड्स बनाती है, लेकिन बार बार अपने प्रोसेस को बदल देती है। एनालिटिकल और इसमें अंतर यही है, वो भी एक रॉ मटेरियल से मल्टीपल गुड्स बनाता है, लेकिन वहां पर प्रोसेस सेम होता है। जबकि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एक रॉ मटेरियल से हम मल्टीपल गुड्स बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस बार बार चेंज कर देंगे। एक फिनिश्ड गुड्स बनाने का अलग तरीका, दूसरे फिनिश्ड गुड्स बनाने का अलग तरीका। इस तरह के इंडस्ट्री को जो एक रॉ मटेरियल से मल्टीपल फिनिश्ड गुड्स बनाती है, लेकिन अपने प्रोसेस को बार बार चेंज कर देती है, उसको कहते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में क्या लेते हैं? शुगर केन। उसको एक प्रोसेस में डालेंगे तो पहला प्रोसेस में डालते हैं तो क्या निकलता है? जैगरी। जैगरी मतलब गुड़। उसको दूसरे प्रोसेस में डालते हैं तो क्या निकलता है? शुगर या चीनी, जो आप लोग कहते हैं। अब चीनी के बाद जो बच गया है उसको तीसरे प्रोसेस में डालकर मोलासेस निकाली जाती है। मोलासेस क्या है? मोलासेस हम वाइन प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। मोलासेस का यूज किया जाता है वाइन प्रोडक्शन करने के लिए या शराब बनाने के लिए। उस मोलासेस के बाद भी जो कुछ बच जाता है, फिर उसका यूज कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए करती है। तो एक रॉ मटेरियल शुगर केन से हम लोग 4 यहाँ पर गुड्स निकालते हैं। इसलिए ज्यादातर देखिएगा शुगर केन इंडस्ट्री के बगल में एक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट जरूर लगा रहता है, क्योंकि शुगर केन का जो वेस्ट या कचरा बच जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काम आता है। तो एक गन्ने से हमने क्या बनाया? गुड़ बनाया, चीनी बनाया, मोलासेस बनाया, जो वाइन इंडस्ट्री लेकर जाती है शराब बनाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे इंडस्ट्रीज को कहा जाता है क्या? शुगर केन, सॉरी, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब लास्ट वाला लिखिए, कंस्ट्रक्शन। लिखिए, these are those industries which do not produce anything in their factory, but construction is made at the site, SIT लिखिएगा, at the site of the client according to his specification and need. According to his specification and need. Full stop. Company has to move its raw material labor
and other equipments till the construction is completed. Till the construction is completed. And after that, it moves towards other site. It moves towards other site. उसी का ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी कौन है? कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी वो है जो अपने गोडाउन में कोई चीज नहीं बनाती। कहां बनाती है? क्लाइंट के साइट पे, क्लाइंट के हिसाब से, क्लाइंट के जरूरत के मुताबिक। कंपनी क्या करती है? अपना रॉ मटेरियल, अपना लेबर, अपना इक्विपमेंट लेकर वहां जाती है, कंस्ट्रक्शन करती है और फिर वहां से निकल जाती है। ऐसे कंपनियों को कहा जाता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई प्रोडक्ट अपने यहां नहीं बनाएगी, उसका हर प्रोडक्ट यूनिक होगा क्योंकि वो क्लाइंट के स्पेसिफिकेशन पर डिपेंड करता है, उसके नीड पर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन किया जाता है। कंपनी अपने रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट सारा कुछ लेकर जाती है कंस्ट्रक्शन साइट पे, वहां कंस्ट्रक्शन करती है और फिर वहां से निकल जाती है। ठीक है ना? ऐसे कंपनियों को कहते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी। एग्जाम्पल कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी का दो चार नाम लिख दीजिएगा। L&T, लार्सन एंड टूब्रो, ABB, एशिया ब्राउन ब्रिवेरीज, ABB, एशिया, ASEA लिखिएगा, एशिया ब्राउन ब्रिवेरीज, सीमेंस, एस्प्लॉम प्रोजेक्ट, ASTLOM, एस्प्लॉम प्रोजेक्ट। ABB ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, सीमेंस जर्मन कंपनी है, एस्प्लॉम प्रोजेक्ट हॉलैंड की कंपनी है, L&T इंडियन कंपनी है जो बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम देखती है। इस तरह के कंपनियों को कहा जाता है क्या? कंस्ट्रक्शन कंपनी। सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T है, बोकारो का स्टील प्लांट, बाढ़ का थर्मल प्लांट, ये सब उसी ने बनाया है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करती है। इस सब कंपनियों की खासियत यही होती है कि यहाँ पर लेबर, वर्कर, मशीन, इक्विपमेंट का मूवमेंट सही तरीके से मैनेज करना होगा, क्योंकि हमारे पास 300 मान लीजिए प्रोजेक्ट चलता है तो हम 300 मशीन खरीद कर नहीं रखेंगे, उसी एक ही 10, 15, 20 मशीन को रोटेट करते रहते हैं ताकि प्रॉपर ढंग से हर जगह काम हो। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन कंपनियों का होता है कि इनका अगर समय से पूरा प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, और कॉस्ट बढ़ेगा तो कंपनी को कहीं ना कहीं इससे नुकसान होता है। इस तरह की कंपनियों पर ये हमेशा ये देखना चाहिए कि इनका प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो ताकि ये सही ढंग से सरवाइव कर सके। तो ये जो जितनी भी कंपनियां हैं वो सब क्या है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में आती है। अब तीसरा वाला देखेंगे, टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी इंडस्ट्री। देखिए, these are those industries, टर्शियरी इंडस्ट्री में लिखिएगा, these are those industries
which do not produce anything, but provide services and try to remove the hindrances in the trade, so that business can flourish and economy can grow. So that business can flourish and economy can grow. Flourish, sir. Flourish, FLOURISH. Flourish and economy can grow. ठीक है, तो टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर है जो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और बिजनेस में जो भी रुकावट होता है उसको ये लोग दूर करते हैं ताकि बिजनेस बढ़ सके, इकोनॉमी आगे हो सके। ऐसे सेक्टर को कहा जाता है क्या? टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर वो सेक्टर है जो कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड करता है और बिजनेस में जो भी रुकावट होता है उसको वो दूर करता है। इस सेक्टर के जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या जितनी भी कंपनियां हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बनाई गई। किसका प्रॉब्लम? बिजनेस के प्रॉब्लम को, ताकि ये इकोनॉमी को के लिए फायदेमंद हो सके। एक एक करके लिखते जाइएगा कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इसके अंदर आती है, कौन कौन सी कंपनियां इसके अंदर आती है। सबसे पहला लिखेगा बैंक, वर्टिकली लिखेगा बैंक, उसके नीचे इंश्योरेंस, उसके नीचे ट्रांसपोर्टेशन, उसके नीचे वेयर हाउसिंग, WARE, वेयर हाउसिंग, उसके नीचे कम्युनिकेशन, उसके नीचे एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं टर्शरी सेक्टर में। अब बैंक कौन सा प्रॉब्लम दूर करता है, डैश करके लिखिएगा कैपिटल। कंपनियों को के पास अगर कैपिटल की कमी या पूंजी की कमी होती है तो वो बैंक उस पूंजी को प्रोवाइड करता है। तो बैंक बेसिकली किसके लिए बनाई गई है? कैपिटल के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। दूसरा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कौन सा प्रॉब्लम दूर करता है? इंश्योरेंस रिस्क के प्रॉब्लम को दूर, है ना, ताकि कंपनी रिस्की नहीं हो, उसका जो रिस्क है वो डिवाइड हो जाए और कुछ रिस्क इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन किसके प्रॉब्लम को दूर करता है? कैरेज का, ताकि सामान एक जगह से दूसरी जगह सही तरीके से कैरी किया जा सके। वेयर हाउसिंग किसके प्रॉब्लम को दूर करता है? स्टोरेज।
सामान को सही जगह तरीके से स्टोर करके रखा जा सके। कम्युनिकेशन किसके प्रॉब्लम को दूर करता है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सके, बहुत फास्टली हो, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन का ही जमाना है। जितना फास्ट इंफॉर्मेशन जाएगा, जितना जल्दी सटीक इंफॉर्मेशन जाएगा, उसके बेसिस पर डिसीजन भी उतना ही फास्ट लिए जा सकेंगे। एडवर्टाइजिंग कौन सा प्रॉब्लम दूर करता है? मैसेज का। कंपनी अपना मैसेज एडवर्टीजमेंट के थ्रू दे सकती है। इसको अपने कस्टमर्स को, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को। पोटेंशियल कस्टमर कौन है? जो कस्टमर बने नहीं है लेकिन नियर फ्यूचर बन सकते हैं। अगर उनको कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, उसमें कुछ उनको फायदा दिखेगा, तो हो सकता है वो कस्टमर बन जाए। तो ये जितने भी बैंकिंग इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री है, टेलीकॉम कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है, ये सब टर्शियरी सेक्टर में आती है। और ये सेक्टर सर्विसेज प्रोड्यूस करता है ताकि बिजनेस के रुकावट को दूर किया जा सके। इस सेक्टर को एड टू ट्रेड सेक्टर भी कहते हैं। एड का मतलब हेल्प, AID, एड टू ट्रेड सेक्टर भी कहा जाता है। एड मतलब मदद करना, कहीं ना कहीं ये बिजनेस को मदद करता है, इसलिए उसको एड टू ट्रेड सेक्टर कहा जाता है। और इसी एड टू ट्रेड सेक्टर में अगर हम ट्रेड को जोड़ देंगे, ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग, उसको जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है पूरा कॉमर्स। कॉमर्स बेसिकली कॉम्बिनेशन है किसका? टर्शियरी सेक्टर या एड टू ट्रेड सेक्टर प्लस ट्रेड। नीचे नोट करके लिख लीजिएगा, ट्रेड प्लस एड टू ट्रेड इक्वल टू कॉमर्स। एड प्लस एड टू ट्रेड इक्वल टू कॉमर्स। कॉमर्स का डेफिनेशन क्या है? टर्शियरी सेक्टर coupled with trade is called commerce. इस इंडस्ट्री में कोई डाउट है तो पूछिए। लगा तो फिर अब हम लोग विधिवत होनी शुरू करें। अब लिखे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, उसका डेफिनेशन। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इसका डेफिनेशन लिखे। Definition: it is concerned with the application of economic concepts and economics to the problems of formulating rational decision making. Formulating rational decision making. It is concerned with the application of economic principles and methodology to the decision-making process
within the firm or organization. It seeks to establish rules and principles. सर एक बार बोलिए फिर से. It seeks to establish rules and principles to facilitate the attainment of the desired economic goals, of management. Full stop. तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है क्या? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स, इकोनॉमिक्स के थियरीज को मैनेजमेंट के सामने रखता है ताकि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आसानी हो, रैशनल डिसीजन लेने में आसानी हो। रैशनल का मतलब तर्क संगत, लॉजिकल डिसीजन मैनेजर्स ले सके। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वो फील्ड है जो मैनेजर्स को इकोनॉमी के बहुत सारे थियरीज, प्रिंसिपल्स, मेथड बताता है जिसके मदद से मैनेजर सही डिसीजन सही समय पर ले सकता है और उसका जो गोल है, जो कंपनी का गोल है, वो आसानी से पूरा किया जा सके। इस ब्रांच को, इस सब्जेक्ट को कहा जाता है क्या? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, तो ये इकोनॉमिक्स के ही प्रिंसिपल को यूज करता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को हूबहू यूज नहीं करता। एग्जैक्टली उस प्रिंसिपल को हम यूज नहीं करते, उस प्रिंसिपल को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो मैनेजमेंट या कंपनी के लायक हो सके, और फिर उस प्रिंसिपल्स या थियरीज के मदद से मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन दी जाती है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैनेजर्स अपना डिसीजन लेते हैं ताकि वो डिसीजन के थ्रू कंपनी के गोल को अचीव कर सके। इस ब्रांच को कहा जाता है क्या? इस सब्जेक्ट को कहा जाता है क्या? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। जैसे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती है उसी तरह मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की भी पढ़ाई होती है। ज्यादातर चीजें इस इकोनॉमिक्स से ही ली गई हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको चेंज किया गया है ताकि वो मैनेजर्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन, डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए? सही टाइम पर डेटा, भरपूर डेटा, एक्यूरेट डेटा और इंफॉर्मेशन। अगर ये सही समय पर मैनेजर्स को मिलता है तो मैनेजर सही डिसीजन ले सकता है। डेटा के अभाव में, सही डेटा के अभाव में, भरपूर डेटा के अभाव में डिसीजन तो लिए जाएंगे लेकिन वो ज्यादा रिस्की हो सकता है, और डिसीजन चूंकि फ्यूचर के लिए लिए जाते हैं तो और ज्यादा रिस्की कर सकता है। इसलिए मैनेजर इकोनॉमिक्स का सिर्फ यही योगदान है कि वो मैनेजर्स को इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करता है ताकि वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फैसले सही समय पर ले सके। इस ब्रांच को कहा जाता है क्या? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ये लिख के छोड़ दीजिए, कल हम लोग इसको डील करेंगे। आज वाले में कोई डाउट है तो पूछिए। ये नेचर बड़ा है, आज हो नहीं पाएगा। आज वाले में कोई डाउट है या और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इसके अलावा भी। नो सर। पिछले क्लास का कोई डाउट, इस क्लास का कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं है तो कल हम लोग नेचर ऑफ एमी शुरू करेंगे।
ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।